नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है बागेश्वर से। तो चुनाव से जुड़ी आ रही बड़ी खबर, बागेश्वर चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। उप निर्वाचन मतगणना की तैयारी पूरी, तो कुछ ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, डिग्री कॉलेज में होगी मतगणना। तो 13 राउंड और 14 टेबलों में ये मतगणना होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, मतगणना को लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। राजेश कुमार की उपस्थिति में मतगणना, तो निर्वाचन प्रेक्षक है राजेश कुमार। बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कुछ ही देर में ये मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिग्री कॉलेज में मतगणना होगी। 13 राउंड और 14 टेबलों में ये मतगणना होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, मतगणना को लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। राजेश कुमार की उपस्थिति में ये मतगणना होगी। निर्वाचन प्रेक्षक हैं राजेश कुमार, जिनकी उपस्थिति में मतगणना होगी। बागेश्वर उपचुनाव से आ रही ये बड़ी खबर, बागेश्वर उपचुनाव से आ रही ये बड़ी और अहम जानकारी। कुछ ही देर में शुरू होगी मतगणना। और नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, मतगणना कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। जी अंजलि, निश्चित तौर पर आज बागेश्वर जो चुनाव है उसका परिणाम भी आने वाला है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो दो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से बसंत कुमार और पार्वती दास, दोनों के बीच में जो कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। इसके साथ ही आज जो है जो मतगणना है वह शुरू होने वाली है। करीब 8 बजे यह मतगणना शुरू होगी। और मैं और डिटेल बताना चाहूंगा कि जो ईवीएम की मतगणना 13 राउंड और 14 जो टेबलों में होने वाली है। और कहीं ना कहीं तमाम सारी जो तैयारियां है उसे करने का काम किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो पुलिस प्रशासन है उसे भी लगाया गया है। कहीं भी किसी भी प्रकार की चूक ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। अब से कुछ ही देर बाद करीब 8 बजे मतगणना जो है वह शुरू होने वाली है। और जो पोस्टल बैलेट और ईवीएम की मतगणना 9 टेबलें उसके लिए लगाई गई हैं। साथ ही जो अगर जो मतगणना में लोग बैठेंगे उनका सिग्नेचर वगैरह तमाम चीजें जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से है उसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। कहीं ना कहीं जो राउंड जो शुरू होंगे 8 बजे के करीब शुरू होंगे और लगभग यह माना जा रहा है कि 1 बजे तक जो चुनावी परिणाम है वह भी नतीजे सामने आ जाएंगे कि कौन सत्ता में जाएगा और कौन बाहर का रास्ता देखेगा। तो कहीं ना कहीं अब से थोड़ी देर बाद ही मतगणना शुरू होने वाली है। तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है, पुलिस प्रशासन को लगाया गया है। और साथ ही जो प्रत्याशी जो राउंड में बैठेंगे, जो लोग बैठेंगे, उनके भी सत्यापन का काम भी किया गया है। बिल्कुल नवीन, हालांकि अब वोटिंग प्रतिशत जिस हिसाब से रहा था, अगर उसे समझना चाहें यहाँ पर, तो किस तरीके के समीकरण यहाँ पर बैठते दिख रहे हैं? निश्चित तौर पर अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो जो ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाता करीब 65% हैं। इसके साथ ही SC ST और OBC के जो है वो अगर उनकी बात की जाए तो उनका भी मत प्रतिशत ज्यादा है और कुल मतदाता 1 लाख से अधिक है। तो कहीं ना कहीं जो प्रतिशत है वह काफी बड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी जो परिणाम की बात है, तमाम सारे लोगों से बात भी हुई है, काफी उत्साहित लग रहे हैं, अपने अपने प्रत्याशियों के जीत के दावे भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही जैसे ही करीब 8 बजे जो मतगणना शुरू होगी तो कहीं ना कहीं तस्वीरें भी साफ होती हुई नजर आएंगी कि कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है और कौन सा प्रत्याशी पीछे चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अब से 8 बजे के करीब में जो है चुनाव का धीरे धीरे नतीजे भी सामने आएंगे। जैसे जैसे राउंड जो मतगणना के राउंड है वह होते रहेंगे, वैसे वैसे प्रतिशत भी पता चलता रहेगा और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी पता चलता रहेगा कि कौन सा प्रत्याशी विधायक बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं तमाम सारी जो तैयारी है उसे करने का काम किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव परिणाम आते हैं तो तमाम जगहों पर ऐसी देखने को मिलते हैं कि आपस में जो तमाम सारे कार्यकर्ता हैं आपस में
लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, तो इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है और अभी लगभग थोड़ा ही समय बाकी रह जी। गया है, करीब आधे घंटे का समय बाकी रह गया है, जब मतगणना जो है वो शुरू होगी। बिल्कुल। हालांकि नवीन, इस उपचुनाव का अगर जिक्र करें तो काफी दिलचस्प चीजें यहाँ पर देखने को मिली, चाहे वो चुनावी प्रचार प्रसार हो, चुनावों के दौरान हो या चुनावी समीकरण यहाँ पर हो। क्योंकि एक तरफ पार्वती दास जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी उनको लेकर काफी ज्यादा अस्वस्थ यहाँ पर दिखी है, क्योंकि उनके जो पति हैं स्वर्गीय, उनका देहांत के बाद से ही काफी ज्यादा बीजेपी में ये था कि किसे चुनावी मैदान में यहाँ पर उतारा जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी की अगर यहाँ पर बात की जाए बसंत कुमार, तो उनको लेकर भी कांग्रेस पूरी तरीके से यहाँ पर कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। लेकिन अब समझने वाली बात यहाँ पर ये हो गई कि वाकई जो जमीनी हकीकत है वो किस ओर इशारा करते हैं, क्योंकि एक सिंपैथी वोट बैंक जो था इस चुनाव में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। जी अंजलि, देखा जाए तो हमने पिछले समय में देखा था जब चुनाव प्रचार प्रसार हो रहे थे। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा कि किस तरीके से तमाम सारे जो दल थे वह अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वो मतदान करने के लिए कह रहे थे। इसके साथ ही बीजेपी की अगर बात करें तो तमाम सारे दिग्गज नेता बागेश्वर में थे, वहां पर अपने प्रत्याशी के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव प्रचार प्रसार के जो आखिरी 2 दिन थे वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां मौजूद रहे, पार्वती दास के लिए प्रचार प्रसार किया। इसके साथ ही अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के तमाम सारे जो दिग्गज नेता हैं, चाहे करण मेहरा हो, हरीश रावत हो या फिर अन्य नेता हो, प्रीतम सिंह हो, ऐसे तमाम सारे नेता वो अभी बागेश्वर में थे और लगातार वह चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्याशियों को लेकर, क्योंकि बसंत कुमार जो है अन्य दलों से भी थे और इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मत जो प्रतिशत अगर बात की जाए तो तमाम सारे जो नेता थे उनका साफ तौर पर कहना था कि एक वोट बैंक तो बसंत कुमार के पास साथ में अपने लेकर आए हैं कांग्रेस में। और इसके साथ ही अगर पार्वती दास की बात करें तो उनके जो पति थे वो करीब 4 बार से विधायक है, 20 साल का एक लंबा सफर था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी का वहां पे पलड़ा जरूर भारी दिखता है कि क्योंकि बीजेपी वहां पे लगातार वो 4 बार बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी के लिए बहुत बड़ा ये फायदा यहाँ पर हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये उपचुनाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि दोनों ही पार्टियों के जो नेतृत्व हैं वो उन्होंने यहाँ पर जमकर चुनावी प्रचार प्रसार किया। एक तरफ यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्वती दास जो है उनके बीजेपी के उम्मीदवार उनके लिए प्रचार प्रसार किया, वहीं दूसरी तरफ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यहाँ पर जमकर प्रचार प्रसार किया कांग्रेस उम्मीदवार बसंत कुमार के लिए। जी अंजलि, निश्चित तौर पर अगर पीछे की बात करें तो कहीं ना कहीं जो चुनाव के 2 दिन बचे हुए थे उसमें तमाम सारे जो दिग्गज नेता हैं, चाहे बीजेपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, तमाम सारे दिग्गज नेता वहां पर बागेश्वर में मौजूद थे। जहां एक तरफ अगर बीजेपी की बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वहां मौजूद थे, तमाम सारे नेता मौजूद थे और आखिरी दिनों में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर की कमान संभाली हुई थी। वह लगातार पार्वती दास के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे और एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक मैसेज भी जो है लगातार लोगों में फ्लो हो रहा था कि जो सिंपैथी वोट की बात की जा रही थी, क्योंकि बीजेपी वहां पर करीब 20 साल से बीजेपी की वहां पर सीट है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जरूर देखा जा रहा है और लोगों से, आम पब्लिक से भी आ रहा है कि जो वोट पड़ रहे हैं वह पार्वती दास के पक्ष में पड़े हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी नहीं अनदेखा किया जा सकता है कि आप प्रत्याशी पहले रहे थे बसंत कुमार, जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वह अपना एक अलग वोट बैंक लेकर कांग्रेस में आए हैं। तो कहीं ना कहीं टक्कर जो है वो काफी कड़ी टक्कर होने वाली है और साथ ही जब मतगणना शुरू होगी तो प्रतिशतों का भी पता चलता रहेगा कि किसके पक्ष में वोट किया गया है। लेकिन जो तमाम चाहे पार्वती दास की बात की जाए या फिर जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं उनकी बात की जाए तो दोनों लोगों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तमाम सारे नेता अपनी अपनी बात जरूर कर रहे थे, चाहे बीजेपी के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता हो, अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे जरूर करते हुए नजर आए हैं। लेकिन आपसे थोड़ी देर बाद ही करीब 10 से 15 मिनट का जो समय बचा हुआ है,
इसी बीच में 8 बजे से जो मतगणना है वह शुरू हो जाएगी और जी तस्वीरें भी साफ होती रहेंगी कि किस प्रत्याशी को वोट पड़ रहे हैं और कितने प्रतिशत पड़े हैं। बिल्कुल नवीन, हालांकि किसी भी चुनाव से, किसी भी बड़े चुनाव से पहले अगर इस तरीके के उपचुनाव होते हैं तो जाहिर तौर पर इसका असर जो है उन पर भी पड़ता है, क्योंकि एक तरीके से लिटमस टेस्ट के तौर पर यह साबित होता है। अब क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव भी है, उससे पहले ये उपचुनाव यहाँ पर हुआ है संपन्न, आज मतगणना भी यहाँ पर होने जा रही है। कितना प्रभाव यहाँ पर हम समझे कि पड़ सकता है ये आगामी लोकसभा चुनाव पर, इस उपचुनाव का? जी अंजलि, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव हैं और कहीं ना कहीं एक, क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है और जो मैसेज फ्लो होगा वहां पर सभी लोगों में मैसेज जाएगा कि कौन सा जो दल है वह जीता हुआ है। इसका जरूर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है कि अगर उपचुनाव कोई भी दल नहीं जीत पाता है तो वो लोकसभा चुनाव में किस तरीके से अपना वर्चस्व बनाएगा, किस तरीके से लोगों के बीच में जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर जाने वाला है इस उपचुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला है, अब करीब 12 से 1 बजे के बीच में तस्वीरें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है और कौन सा प्रत्याशी हार रहा है। अब थोड़ा ही समय बाकी रह गया है और देखने वाली बात यह है कि अब किसके ऊपर ताज चढ़ता है और कौन सत्ता से बाहर जाएगा या फिर जी यह कह सकते हैं कौन हार का सामना करेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों में भी देखने को मिल रहा था, तमाम सारे लोग अपने अपने जो प्रत्याशी हैं उसके जीत के दावे कर रहे थे। चाहे बीजेपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, तो तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं या फिर आम पब्लिक है, मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा था, अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे करते हुए नजर आए थे। अब से 8 बजे मतगणना शुरू होने वाली है और तस्वीरें धीरे धीरे साफ भी हो जाएंगी। अभी की बात की जाए तो तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं। तमाम सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, कहीं भी हुड़दंग या ऐसी चीजें ना होनी पाए इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है और 8 बजे जो काउंटिंग का सिलसिला है वह शुरू हो जाएगा। बिल्कुल नवीन, क्योंकि पूर्व विधायक स्वर्गीय चंदन रामदास के निधन के बाद ये सीट जो है वो खाली हुई थी और बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इस सीट पर लगातार पकड़ जो है वो बीजेपी की रही है। हालांकि स्वर्गीय चंदन रामदास के जो काम थे उसकी वजह से वो भी 4 बार विधायक रहे। हालांकि इस बार बीजेपी के नाम और स्वर्गीय चंदन रामदास जी के काम का कितना फायदा यहाँ पर बीजेपी को मिलता दिख रहा है? जी अंजलि, देखने वाली बात यह है कि स्वर्गीय चंदन रामदास वहां से 4 बार से विधायक लगातार रहे हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक का रुझान उनकी तरफ दिखता हुआ भी नजर आया था, क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं और तमाम सारे जो विकास के कार्यों को देखा जाए बागेश्वर में तो वहां पर भी उन्होंने किया है। तो ऐसे में साफ होता है कि जो चंदन रामदास की जो छवि थी वह आम जनता के बीच में, आम जनता से जुड़ने वाली छवि थी और वह लगातार आम जनता के बीच में जाते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनका निधन हुआ था तभी भी वह एक कार्यक्रम में जा रहे थे, पब्लिकली कार्यक्रम था, वहां पर उन्हें बैठक करनी थी। उस समय वो जा रहे थे और उसी समय उनका जो तबीयत खराब होने की वजह से उनकी जो वो हुई थी, मौत हुई थी। तो कहीं ना कहीं वह लगातार पब्लिक के बीच में बीमार रहते हुए भी वह लगातार पब्लिक के बीच में जाते रहते थे, तमाम सारे आम लोगों की समस्याएं सुनते रहते थे। और जो विकास का कार्य बागेश्वर, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात यह है पहाड़ी क्षेत्र है, जो डेवलपमेंट की बात लगातार की जाती थी, तो डेवलपमेंट विकास के कार्यों को लेकर भी वह लगातार चिंतित रहते थे। तमाम सारी जो लोगों की समस्याएं हैं उसको सुनने का काम करते थे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी सहानुभूति है जो कि हमेशा से ही बागेश्वर के लोगों के दिलों में हमेशा से बसती थी और यही वजह थी कि स्वर्गीय रामदास जी के को लेकर हमेशा से ही जो बागेश्वर की जनता है वो काफी ज्यादा भावुक रहती थी। बने रहिए आप नवीन, आप हमारे साथ और रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें तो विधानसभा सत्र का तीसरा दिन, जी हाँ, विधानसभा सत्र का तीसरा दिन अनुपूरक बजट पास कराएगी सरकार। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 11,321 करोड़ का है सप्लीमेंट्री बजट। बता दें कि पटल पर रखे 12 विधेयक भी होंगे पास। ये बड़ी जानकारी, सदन में विपक्ष उठा सकता है कई मुद्दे। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा सत्र का तीसरा और महत्वपूर्ण दिन है आज और अनुपूरक बजट पास कराएगी सरकार। ये इस वक्त की बड़ी खबर।
करेंगे। इस बीच आ रही है बड़ी खबर, विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है, अनुपूरक बजट पास कराएगी सरकार। विधानसभा सत्र का ये तीसरा दिन बेहद महत्वपूर्ण, बता दें आपको, अनुपूरक बजट पास कराएगी सरकार। आज तीसरे दिन अनुपूरक बजट सरकार की पहली प्राथमिकता। और नवीन संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है, अनुपूरक बजट पास कराएगी सरकार। जी अंजलि, निश्चित तौर पर आज विधानसभा का जो तीसरा दिन है, कहीं ना कहीं जो सत्र है वो काफी हंगामेदार होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जो बजट है करीब 11,300 कुछ 21 करोड़ रुपए का जो बजट सदन के पटल पर रखा गया है। सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई और विपक्ष ने लगातार रणनीति बनाई है। अगर पिछले दिनों की बात करें तो विपक्ष लगातार वहां पर स्टेप पर बैठा हुआ था और धरने दे रहा था और सरकार को चेताने का प्रयास कर रहा था कि सरकार तमाम सारे जो मुद्दे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हरिद्वार में आपदा की स्थिति आई थी, वहां पर जो किसान है उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी। लगातार विपक्ष इसी मामले को लेकर सदन में सवाल उठा रहा था कि जो किसान है उनके जो कर्ज है उसको माफ किया जाए, लाइट के कर्ज को माफ किया जाए और उस क्षेत्र में जो लोगों को जो राहत पैकेज देना चाहिए उसे देने का काम किया जाए। इसके साथ ही सरकार ने क्योंकि अनुपूरक बजट है, 11,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, तमाम सारे विभागों को बजट स्वीकृत किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो विधानसभा की कार्यवाही है काफी हंगामेदार होने की संभावना है। लगातार विपक्ष भी अपनी तैयारियों में लगा है और सरकार ने अपनी तैयारियां की है कि किस तरीके से जो तमाम सारे विभाग हैं उनका बजट पास किया जाए, तमाम सारे उत्तराखंड के डेवलपमेंट और विकास के कार्य किस तरीके से किए जाए, तमाम सारे जो विभागों को एक ऐसा बजट मिले जिससे सभी विभागों में जो काम है वो पूरी तरीके से हो जाए। क्योंकि जो विभागों से ही जो विकास की जो रास्ता है वो विभागों से होकर जाता है, तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है कि जो अनुपूरक बजट है सभी विभागों को मिल सके और जो कार्य है वो पूरे तरीके से अच्छे से होने पाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी, हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी। इस वक्त की बड़ी खबर, हरिद्वार दौरा सीएम धामी का। जयराम आश्रम पहुंचेंगे सीएम धामी। स्वामी देवेंद्र स्वरूप की पुण्यतिथि पर दोपहर 12 बजे सीएम हरिद्वार आज पहुंचेंगे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।